हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो हिंदी माध्यम से एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। बच्चों, उसी क्रम में मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और गॉस के नियम के तीन मुख्यतः अनुप्रयोग है बच्चों, उनमें से ये पहला मैं बताने जा रहा हूं। और ये तीनों अनुप्रयोग में से हर साल यूपी बोर्ड में चाहे हर एक परीक्षा में कोई किसी एक अनुप्रयोग पे एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं बच्चों, ठीक है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको इतना ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, इंपॉर्टेंट इस पे मार्क भी कर लीजिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं इसका। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि कोई एक अनंत लंबाई का चालक हो, चालक लिख सकते हैं या यही तार, चालक के स्थान पर हम तार भी लिख सकते हैं, इस तार को ही हम चालक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तार है और इस तार पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से ये पॉजिटिव जो आवेश है वो क्या है, वितरित है। जो ये आपके धन आवेश है इस तार पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और इसके कारण किसी एक बिंदु पर, यहां से आर दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों, अगर हमें यहां पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों कि ये जो सिस्टम दिया गया, ये जो निकाय दिया गया, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर दें, गॉसियन पृष्ठ हम क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। तो चलिए हम कैसे गॉसियन पृष्ठ इसके लिए ड्रॉ करेंगे उसके लिए देखिए बच्चों। अगर ये लंबा एक बिमी ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो सकता है, एक इसमें एक त्रिविमीय सरफेस, एक पृष्ठ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको त्रिज्या मानते हुए यल लंबाई का एक हम बेलन ड्रॉ कर देंगे। बेलन के रूप में हम क्या कर देंगे, सरफेस को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। इस आर त्रिज्या मानते हुए, तो जिससे आर दूरी पे ये है उससे वैसे ही आर दूरी पे इधर एक त्रिज्या मानते हुए इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आर ही डिस्टेंस पे। और इस तार का हमें कितना लेंथ लेना है बच्चों, यल लेंथ लेना, मतलब कि यल लेंथ, अभी मैं इसको यल लेंथ दिखा रहा हूं आपको। हमने ये क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि यल लेंथ ही इसका लिया, ये अनंत लंबाई का है लेकिन हमने जो इसका लेंथ लिया है बच्चों वो कितना लिया है, एल ही लिया है। कितना लिया है, एल लेंथ लिया है, ठीक है। और इस पूरे तार की वजह से इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। क्योंकि कोई वैद्युत पॉजिटिव आवेश है तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर इसी के पास, मान लो कि अगर इसी के पास ऊपर कोई एक पॉजिटिव आवेश रख दे ऐसे, तो ये वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकल जाएंगी। अब ये पॉजिटिव आवेश में क्या होता है, हमेशा आप जानते हैं प्रतिकर्षण होता है। तो जो प्रतिकर्षण होगा तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कुछ ऐसे इधर की तरफ भागने लगेंगी, दूर इससे भागने लगेंगी ऐसे। और इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं ये भी ऐसे भागने लगेंगी, आप देख सकते हैं ये भी ऐसे भागने लगेंगी, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका ऐसे यहां पर अंदर की तरफ दिखाई दे दिया, इसको बाहर की तरफ करना है ऐसे। तो ऐसे ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अगर दो पॉजिटिव आवेश हो एक दूसरे के पास तो ऐसे इसकी भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे, मतलब इन दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा वैद्युत बल रेखाओं में। तो इसकी वजह से इसकी वैद्युत बल रेखाएं नीचे और इसकी वजह से इसका ऊपर। अब बच्चों, यहां पर एक और हम पॉजिटिव आवेश रख दे, मान लो जितना दूरी पे ये रखा गया उतना ही दूरी पे एक और पॉजिटिव आवेश अगर रखते, पॉजिटिव कोई चार्ज रख दे, तो ये वाला इसकी वैद्युत बल रेखाओं को नीचे की तरफ दबाएगा और ये वाला इसको ऊपर की तरफ दबाएगा। अब दोनों बराबर बल लगाएंगे तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, ये भी जितना बल नीचे की तरफ लगा रहा है ये नीचे वाला उतना ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल इधर की तरफ परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ना नीचे आएंगी ना ऊपर जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी। इसके वजह से इसमें तो अभी इसके नीचे कुछ है नहीं तो ये थोड़ा सा टेढ़ी रहेंगी इससे,
लेकिन ये जो बीच वाला जो आपका आवेश है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधे निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इसको कहते हैं सममित के कारण, मतलब कि ऊपर नीचे एक ही तरह के आवेश, सिमेट्री के कारण ऊपर नीचे एक ही तरह का आवेश है, इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। बच्चों इसी तरह का सिनेरियो यहां पर भी है। देखिए इस पॉजिटिव आवेश के बारे में सोचिए कि ऊपर भी पॉजिटिव आवेश, नीचे भी, इसके लिए ऊपर भी नीचे भी, ऐसे ही हर एक पॉजिटिव आवेश के लिए जब ये अनंत लंबाई का है तो हर एक धन आवेश के लिए जो आपका सिनेरियो होने वाला है वह यही होने वाला है। यानी कि यहां पे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ना तो ऊपर जाएंगी ना तो नीचे जाएंगी, इसका जो डायरेक्शन होगा वैद्युत क्षेत्र का बिल्कुल इसके नॉर्मल की तरफ ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे कि ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वैसे इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी ऊपर नीचे नहीं जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे निकल गई, आप लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम दूरी दूरी पर इसको ड्रॉ कर लें, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब बच्चों देखिए इसके ये जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया है, गॉसियन पृष्ठ, इसके 3 पृष्ठ बन रहे हैं। एक ये पृष्ठ, इस पे एक छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए, इस पे क्या ले लीजिए, छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए, और इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो मान लीजिए कि ये DA1 हो जाएगा, इसका डायरेक्शन DA1। और यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बच्चों, इसकी जो दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, बिल्कुल इधर की तरफ होगी। आप देखिए यहां पे ई और इस पृष्ठ के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। वैसे ही यहां पे एक छोटा सा कोई पृष्ठ ले ले तो इसके वजह से, अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं तो इसके वजह से जो इसका डायरेक्शन होगा, मान लीजिए कि ये DS3 है, बीच वाले में S2 लेंगे, DA3 है ये, मतलब कि ये जो इसका जो ये पृष्ठ है ये मान लीजिए कि DA3 है, ए के रूप में ले रहे हैं तो ये DA3 है। और यहां से वैद्युत जो बल रेखाएं निकलेंगी कुछ ऐसा निकलेंगी, इन दोनों के बीच में भी जो, ये याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका बहुत बड़ा यूज है। अभी 90 डिग्री बन रहा है तो जब इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि इधर कोई वैद्युत बल रेखाएं जा नहीं रही है तो इस सरफेस से क्या कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या, नहीं, इस सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे वाले से क्या हो जाएगा 0। अभी आएगा आपको, जब मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। एक तीसरा सरफेस यहां पे मान लीजिए बच्चों, एक छोटा सा, एक यहां पर हम क्या कर लें, एक सरफेस ले लें और इसको मान लीजिए कि ये जो सरफेस का नाम दे लीजिए, इसको DA2 दे लीजिए, ये DA2 है। अब इसका डायरेक्शन जो इधर की तरफ होगा, इस छोटा सा सरफेस लिया गया है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो बिल्कुल जिधर की तरफ ये E निकला हुआ है उधर के तरफ ही इस बिंदु पर इस DA2 का भी डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो थीटा बनने वाला है वो 0 डिग्री बनने वाला इस सरफेस से इसके बीच में। ठीक है, तो अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, या गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहीं से यह टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने फिगर को समझ लिया तो बिल्कुल बहुत आसानी से इस बिंदु पर, इस पॉइंट P पर, इस P को हम यहां पर लिखते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, तो यहां पर लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अगर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 3 सरफेस बने हैं, पहले सरफेस के लिए लिखेंगे DA1, मान लीजिए यहां पे E और यहां पे जो पहला सरफेस है DA1 है। बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, cos 90। बच्चों हम वैद्युत फ्लक्स का ये, अब पहले ही हम इसका फार्मूला जानते हैं कि ये क्या होता है, समाकलन। अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, समाकलन ऑफ EDA cos थीटा। होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है, वैद्युत फ्लक्स जब पढ़ाया था तो ये फार्मूला होता है। बच्चों इसी फार्मूले का यूज इस सरफेस के लिए किया गया है, इस ऊपर वाले सरफेस के लिए किया गया है। तो अगर इसका यूज करेंगे तो E तो इधर की तरफ हो गया, DA किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो EDA दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हमने लिख दिया।
चलिए बच्चों, अगर यहां पे दूसरा पृष्ठ लिखा जाए इसके लिए, तो इसके लिए लिखेंगे ई वैद्युत, अगर ये यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से ये चार्ज, ये आवेश क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, ई ही होगा। यहां से समान दूरी पर, ये देखिए पूरे लाइन पर ये यहां से ये दूरी क्या है, समान है, तो हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, समान ही होगा, ई ही होगा। तो इसलिए हमने ई लिखा, ई और dA2 और cos यहां पे 90 नहीं है, यहां पे जिधर की तरफ dA2 है उधर की तरफ ही E है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख लिया इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। और तीसरा हो जाएगा यहां पे इंटीग्रेशन। बच्चों यहां पे देख लीजिए E dA3 और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे ये फाई कितना हो जाएगा, आप देखिए ई डी ए कॉस 90 यहां पर कितना होता है बच्चों, 0 हो जाता है, तो इसके वजह से जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा कॉस 90 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही लिखिएगा आप लोग भी, बिल्कुल 100% नंबर मिलेगा और इससे छोटा वेरिएशन नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ई डी ए टू और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी ए टू, मान लीजिए कि ई को बाहर निकाल लेंगे, ये जो डी के साथ होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, तो ई को हमने बाहर निकाला और यहां पे क्या लिखेंगे, dA2 और प्लस में, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि dA2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा, cos 90 बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए ये फाई ई को वैद्युत क्षेत्र पे ई हम लिखते रहेंगे, ठीक है ना, तो फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे ध्यान देने वाली, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, अब ये ई हमने लिख लिया। अब ये देखा जाए कि ये जो दूसरा सरफेस लिया गया वो किस पे लिया गया, इसके कर्व सरफेस पे लिया गया बच्चों, इसके वलय पे लिया गया, मतलब कि इसका जो कर्व सरफेस है इस पे लिया गया। तो बच्चों आप जानते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है, कोई भी जो बेलन है उसका जो वलय क्षेत्रफल कितना होता है उसको हमें निकालना है। ये वाला ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाला क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसका जो वलय का क्षेत्रफल हुआ उसी को हमें क्या कर जोड़ के निकालना है, मतलब कि ये अभी तो छोटा लिया गया, यहां पर भी dA2 लिया जाए, यहां पर भी लिया जाए, यहां पर भी लिया जाए, इधर भी लिया जाए, तो पूरे इसका जो कर्व सरफेस होगा, जो इसका वलय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसको हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। ठीक है ना, तो अब टोटल हम जानते हैं कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है, जो बेलन का वलय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एल होता है। 2 पाई आर, इसकी त्रिज्या आर है तो आर लिया जाएगा, इसका लेंथ कितना है, एल है, तो 2 पाई आर एल ले लिया गया। इसको हम कर्व सरफेस कहते हैं, ठीक है ना, वलय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका जो कर्व सरफेस हो जाता है 2 पाई आर एल हो जाता है। तो बच्चों इसका dA2 के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन बना फर्स्ट। ठीक है, और बच्चों ये तो यहां से, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहां पे इंट्रोड्यूस करना, यहां पे लाना है किसको, गॉस के नियम को, यहां पे गॉस के नियम को लाना है। तो बच्चों किसी गॉसियन सरफेस के अंदर मान लीजिए ये जितना हमने ये यल लेंथ पे जितना भी आवेश है इसका मान कितना है, क्यू है। इसके अंदर यल लेंथ पे जितना भी आवेश है, इस आवेश का मान क्या है, इस सरफेस के अंदर जितना भी आवेश है उसका मान कितना है, क्यू है। तो क्यू आवेश इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो गया, तो गॉस के नियम से इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर उसको लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं गॉस के नियम से। नियम से ये जो फाई ई होता है बच्चों, फाई ई का मान कितना हो जाता है, आप जानते हैं क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और आप जानते हैं आपको यहां पे रैखिक आवेश घनत्व के बारे में बताया गया था। मान लीजिए कि इस पूरे जो लेंथ लिया गया है इस तार का वो एल लेंथ लिया गया और इस पे आवेश कितना है, क्यू है। तो यहाँ पे जो रैखिक आवेश घनत्व होता है बच्चों वो कितना हो जाएगा, अगर रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला यूज किया जाए तो लैम्डा इक्वल क्या होता है, क्यू बटे में क्या होता है, जितने लंबाई पे वो आवेश है। तो ये एल लंबाई है और माना गया है कि इस एल लंबाई पे जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो क्यू, अब यहां से क्यू का मान लिखना है तो क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां से अगर क्यू का मान लिखना है तो क्यू का स्थान पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो इस क्यू का मान यहां पे हमें क्या करना होगा बच्चों, रखना होगा। इस क्यू का मान हम क्या कर देंगे, यहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे।
यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे में एल। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, क्यू का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो इसको अगर यहां पे लिखेंगे तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इस क्यू के स्थान पे लैम्डा इंटू एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। चलिए बच्चों, अब आप क्या करना है आपको कि इस वाले समीकरण में, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से फाई ई का मान क्या करने पर, रखने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये मान यहां पर रख दीजिए बच्चों। देखिए इस फाई ई का मान इस समीकरण 2 में रख देंगे, तो फाई ई का मान कितना है, ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बराबर में कितना हो जाएगा इस, अब यहां पे ये तो फाई ई का मान, यहां से फाई ई का मान यहां पर रख दिया हमने। अब ये कितना आया है इसके बराबर में, लैम्डा एल और बटे में कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल है, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा बट्टे में ये 2 पाई आर इधर जाएगा, तो 2 पाई, पहले एप्सिलॉन नॉट को लिख लीजिए और इनटू, देखिए 2 पाई आर है तो उसके बाद आर को लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर इधर जाएगा, 2 पाई और आर हो गया, बीच में हमने क्या ले दिया, एप्सिलॉन नॉट को ले दिया। एक लाइन और बढ़ाना पड़ता, बढ़ाने से आप इसको समझ सकते हैं कि 2 पाई आर इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको यहां पे, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर हम देखें तो ये लैम्डा भी कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों, इस तार पर नियत रहने वाला है, 2 पाई का मान नियत रहेगा ही। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो नियतांक होता ही है, ये निर्वात का परावैद्युतांक होता है, निर्वात का इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, परावैद्युतांक तो इसका रेशियो जो होता है वो होता है बच्चों, इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो चलिए अब ये 3 चीज क्या होने वाला है, नियतांक रहने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब कोई अनंत लंबाई का तार है और एक समान रूप से आवेशित है, तो इस केस में जो ये आपका आया यहीं पर आप इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन इस केस में आप लिख सकते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है दूरी के, जितने दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहां पे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो ये फॉर्मूला बना। अब थोड़ा सा हम बच्चों ई और आर के बीच में ग्राफ बताएंगे, कैसा आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ग्राफ हम देख लेते हैं, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तब जाके मैं आपको ग्राफ समझा दूं। तो यही हुआ आपका बच्चों कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब बच्चों यही नहीं, कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहां बच्चों ई क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आर का, और हमें ई और आर के बीच में क्या ज्ञात करना है, क्या बनाना है, ई और आर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो कभी ये जब व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चों ना, तो हमेशा सी के रूप में ये ग्राफ बनेगा। बच्चों यहीं से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई यक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो यक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक सीधा रेखा बनता है। अगर ये यक्स इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है वाई के, तो ये यक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे सी के जैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी के जैसा बनेगा, और बाकी जो जहां पे जैसे ग्राफ प्लॉट करना होगा बच्चों वहां बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ई और आर के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सी के जैसा होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि कैसे होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इस पे और भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि 2 चीज है, कि मान लीजिए कि अगर यहां से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 5 न्यूटन पर कूलम है, तो 5 मीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो इस पे और भी रिलेशन बनता है। मान लीजिए कि जैसे जैसे दूरी बन रहा है, अब ग्राफ इसको बना लीजिएगा अभी जो बनाया गया है। अगर इस पे कुछ सवाल ऐसा पूछ देता है कि मान लो कि R1 डिस्टेंस पे, जो R1 डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, E1 है। R1 डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का ये चालक है
और इससे ये R1 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे क्या है, E1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है, और ये R2 दूरी है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 है। तो इस R1 E1 और E2 में क्या है, R1 R2 E1 E2 में क्या संबंध होगा, इस पे कैसे सवाल लगाया जाएगा, इसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है R1 डिस्टेंस पे, तो E1 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। इस फार्मूले का यूज कीजिए, लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा। E1 बराबर इतना हो जाएगा, और E2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इस अगर यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो लैम्डा, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इन 4 चीजों पे, इन 3 चीजों पे, ठीक है, लेकिन दूरी पर प्रभाव पड़ रहा है, यहां से R2 डिस्टेंस हो गया है, तो बटे में क्या हो जाएगा R2। अगर यहाँ पे E1 बटे में E2 मैं कर दूं, मतलब कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और E1 बटे में E2 लिख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा। इस लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, इसके ऊपर भी 1 बचा, ठीक है, तो 1/R1 यहाँ बचा, 1/R2 यहाँ बचा। अगर इसको लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, E1 बटे में E2 इक्वल्स टू R2 बटे में R1। इन दोनों में ये रिलेशन हो जाता है। अगर कोई कहे कि 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 न्यूटन पर कूलाम है, तो बताइए कि 80 मीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा, 80 मीटर की दूरी पर E2 का मान कितना हो जाएगा। तो ये आप मान लीजिए कि ये E1 हो गया, ये क्या हो गया, E2 हो गया, ये E2 आपको निकालना है, ये R1 1 मीटर है, R2 80 मीटर है। तो इस फॉर्मूले का यूज अगर आप करेंगे तो E1 का स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 न्यूटन पर कूलाम, और E2 तो आपको निकालना ही है। अब यहां पे फार्मूले का यूज कर लेंगे, R2 का स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, पहले R2 का जो डिस्टेंस है कितना 80 मीटर है, और बटे में ये कितना है, जो आप देख सकते हैं R1 की वैल्यू जो कितनी है 1 मीटर है। अगर आप E2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 80 E2, इसका इसमें गुणा किया गया, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा, ये 80 नीचे जाएगा तो 2 बटा 80 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/40 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो इन सब चीज के आप क्या करेंगे, E1 निकालेंगे तो इसका भी मान रखेंगे, इसका भी मान रखेंगे, अगर लैम्डा ढूंढेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्टली कहा जाएगा कि 1 मीटर पर इतना है, तो 3 मीटर पे 5 मीटर 80 मीटर पर कितना भी मीटर पूछा जाता है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस पे इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका ये फॉर्मूला निकालना। ठीक है बच्चों, तो आप अगर इस फॉर्मूले को निकाल ले रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है 2024 में, तो आप जरूर इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अनुप्रयोग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों इसको लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, टाटा।